हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं ये एनसीईआरटी नोट्स जो सामान्य विज्ञान का है। और ये पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है जो कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक का है। और ये मुख्य रूप से जो है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसको एक बार अगर कर लीजिएगा तो लगभग जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उस सारे एनसीईआरटी पैटर्न को इसमें समाहित किया गया है। आइए आगे देखते हैं इसको। आज हम लोग चैप्टर के रूप में देखते हैं कोशिका को, जो कि कोशिका में जो है मुख्य रूप से देखिए इसमें इस बुक की खासियत है कि स्रोत कहाँ से इस चैप्टर का क्वेश्चन लिया गया है वो भी बताया गया है। जैसे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 8 कोशिका संरचना एवं कार्य, एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 5 हमारे जीवन की मौलिक इकाई। इस तरीके से जिससे भी लिया गया है 11th से चैप्टर 8 का कोशिका जीवन की इकाई, चैप्टर 10 से कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। इस तरीके से एनसीईआरटी का कहाँ से संकलन किया गया है, किस स्रोत से, वो भी इस बुक में लिखा गया है, जो कि इस बुक की खास खासियत है। आइए आगे देखते हैं हम लोग इस बुक को। देखते हैं कोशिका में क्या है। कहता है प्रत्येक जीव, चाहे वह विशाल हाथी हो या सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरिया, एक या अधिक छोटी छोटी स्वतंत्र इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। तो कोशिका क्या होता है कि प्रत्येक जीव जो है कोई छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। उन्हीं छोटे कणों को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। कोशिका की खोज सबसे पहले जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जी के द्वारा किया गया था, जो कि कॉर्क के टुकड़े पर किए थे। और ये जो कॉर्क का टुकड़ा था वो मृत पादप छाल था को अति सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए उन्होंने देखा था। और उन्होंने जब देखा तो उन्हें उसमें जो है मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए, जिसे उन्होंने सेलुला या सेल का नाम दिया। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। जब आगे देखते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था वो किस पर खोजा था? मृत पादप छाल पर। लेकिन 1674 ईस्वी में लुवेन हॉक के द्वारा जो है प्रथम जीवित कोशिका को देखा गया। और 1674 तक जो है उन्नत सूक्ष्मदर्शी मिल गया था। उनके जरिए लुवेन हॉक ने पहली बार प्रथम जीवित कोशिका को देखा। तो पूछता है कि सबसे पहली कोशिका को किसने खोजा? तो रॉबर्ट हुक ने खोजा 1665 ईस्वी में। और किस चीज़ पर खोजा? तो मृत पादप कोशिका को खोज किया। जबकि लुवेन हॉक ने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, जिनमें अमीबा, पैरामीशियम, शुक्राणु, क्लैमाइडोमोनास जीवाणु आदि शामिल थे। आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत के बारे में देखते हैं। 1839 ईस्वी में दो जीव वैज्ञानिक मैथियस स्लीडन और थियोडोर स्वान यानी स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। तो पूछता है, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत मैथियस स्लीडन और स्वान ने दिया। तो सिंपल में याद रख सकते हैं, स्लीडन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। फिर उसके बाद जो है रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को और अधिक विस्तृत रूप से समझाया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है। रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 ईस्वी में फिर कोशिका सिद्धांत को और विस्तृत रूप में समझाया कि सारी कोशिकाएं जो बनी होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोशिकाओं के आकार एवं आकृति एवं संगठन। तो देखिए, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय रूप में बांटा गया है। एक कोशिकीय में जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, शैवाल वगैरह आ जाते हैं, और बहुकोशिकीय में जंतु एवं पादप को डाला जाता है। यानी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो डाला गया है वो दो रूप में, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका होती है और सभी आवश्यक जैविक कार्यों को संपन्न करती है। यानी एक कोशिकीय जीवों में सिर्फ एक कोशिका होती है और वही उसी के अंदर जैविक क्रियाओं का संपादन होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के में श्रम विभाजन जो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, और बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक यानी टिश्यू, अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं। यानी बहुकोशिकीय जीवों में
टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं यानी बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिकाओं की आकृति एवं आकार उनके कार्यों के अनुरूप विशिष्ट होते हैं। कुछ कोशिकाओं का आकार एवं आकृति अनियमित होता है, जैसे श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC और अमीबा। इनके क्या होते हैं, आकार अनियमित होते हैं। आगे देखते हैं, अमीबा में पदार्थ जो कि भोजन ग्रहण करने एवं गति प्रदान करने में सहायक होता है, इसकी अनियमित आकृति के लिए उत्तरदायी होता है। यानी अमीबा के जो अनियमित आकृति के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है, पादाप जो है वो इसके आकृति के लिए उत्तरदायी होता है। अधिकांश कोशिकाओं का आकार एवं आकृति निश्चित होती है, जैसे अंडाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, पैरामीशियम का आकार चप्पल नुमा, मुर्गी के अंडे का आकार अंडाकार होता है, शुक्राणु का आकार भालाकार होता है और रेखित पेशी का तुर्क रूपी होता है, जबकि RBC का तस्तरी नुमा आकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा आकार में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का जो है सबसे बड़ी कोशिका होता है। उसका साइज 170 mm से लेके 130 mm तक होता है। जबकि माइकोप्लाज्मा का आकार सबसे छोटी कोशिका के रूप में माना जाता है। यानी माइकोप्लाज्मा का जो आकार है वो सबसे छोटी कोशिका के रूप में माना जाता है, जो कि 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। आगे देखते हैं, तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है, जो कि सबसे लंबी जंतु कोशिका है। तो पूछता है कि सबसे लंबी जंतु कोशिका कौन सी है, तो न्यूरॉन है, जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। सबसे छोटी कोशिका अगर बोला जाए तो माइकोप्लाज्मा की होती है, जो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका बोला जाए तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जो 170 mm से 170 mm गुना 130 mm साइज की होती है। आगे देखते हैं, कोशिकाओं के प्रकार। कोशिकाओं के प्रकार अगर देखते हैं तो कोशिकाओं के प्रकार, केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को देखते हैं, यह सरलतम संरचना कुछ सरल एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल आदि में पाए जाते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं, एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल, कवक वगैरह में होते हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली के अभाव के कारण स्पष्ट केंद्रीय क्षेत्र नहीं पाया जाता एवं केंद्रक न्यूक्लियर के नाम पर केवल हिस्टोन प्रोटीन DNA पाया जाता है, जिसे केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोड कहते हैं। इसमें सुविकसित झिल्लीबद्ध कोशिकांगों के अभाव होता है। इसमें जो है सुविकसित झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है तथा 70S राइबोसोम, मीसोसोम जो कि कोशिकीय शोषण हेतु आवश्यक है आदि पाए जाते हैं। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ये मुख्य रूप से एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल इत्यादि में पाया जाता है और इसमें जो है केवल हिस्टोन प्रोटीन रहित DNA पाया जाता है। इसके केंद्रक में जो है हिस्टोन प्रोटीन रहित DNA पाया जाता है, जिसे केंद्रकाभ यानी न्यूक्लियोड कहते हैं। और इसका जो 70S राइबोसोम पाया जाता है, मीसोसोम भी पाया जाता है, जो कि कोशिकीय शोषण हेतु अति आवश्यक है प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट देखते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक को समझने के लिए देखते हैं कि यह जटिल व विकसित कोशिका है, जिसमें सुविकसित केंद्रक अपने सभी अवयवों के साथ पाया जाता है। यह सभी जंतुओं एवं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका जो है मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, वह बहुकोशिकीय में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है, बहुकोशिकीय में पाया जाता है। और बहुकोशिकीय में कौन कौन आ जाते हैं, जंतु और पादप दोनों आ जाते हैं। तो यह जटिल व विकसित कोशिका होती है यूकैरियोटिक, और इसमें जो है सुविकसित केंद्रक भी पाए जाते हैं, जो अपने सभी अवयवों के साथ पाया जाता है। इसको कुछ फिगर के डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे जंतु कोशिका अगर देखते हैं तो जंतु कोशिका में गोल्जिका, चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका, केंद्रक आवरण, केंद्रक, कोशिका द्रव, खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, तारक केंद्र, प्लाज्मा झिल्ली, यानी इतनी चीज़ जो है जंतु कोशिका में पाई जाती है।
और पादप कोशिका में जब देखते हैं हम लोग तो पादप कोशिका में भी वही सारी चीज़ पाई जाती है, लेकिन इसमें एक अलग चीज़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और लाइसोसोम जो है वो जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये मुख्य रूप से जो है वो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर होता है। आगे देखते हैं नोट में कि लाल रुधिर कोशिकाएं यानी आरबीसी एवं चालनी नलिकाओं में परिपक्वन पर केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में एवं चलनी नलिकाओं में जो है परिपक्वन केंद्रक का अभाव होता है। आगे देखते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना किस रूप में होती है, तो उनको समझने के लिए देखते हैं कोशिका में भी विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु आंतरिक श्रम विभाजन पाया जाता है, अर्थात प्रत्येक कार्य को एक विशिष्ट कोशिकीय घटक या कोशिकांग द्वारा पूरा किया जाता है। कोशिका की संपूर्ण संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है, यानी कोशिका की जो संरचना है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है बाह्य आवरण, दूसरा है जीवद्रव और तीसरा है कोशिकांग। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं बाह्य आवरण। बाह्य आवरण के रूप में देखते हैं, बाह्य आवरण के रूप में इसमें जो है कोशिका में कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली सम्मिलित होती है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न रूप से हम देख सकते हैं। बाह्य आवरण में क्या क्या आ जाता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति यह जीवाणुओं, कवक एवं पादपों में कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कि निर्जीव होती है। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, निर्जीव होती है। जीवाणुओं में पेप्टाइडोग्लाइकेन, कवकों में यह काइटिन एवं पादपों में यह सेलुलोज की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति जो है कवकों में किस चीज़ की बनी होती है, तो काइटिन की, और पादपों में किस चीज़ की बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोशिका भित्ति कोशिका के बाह्य आक्रमण से रक्षा करती है एवं कोशिका को आकार प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति क्या क्या कार्य करती है कि ये बाह्य आक्रमणों से रक्षा करती है और कोशिका को एक आकार प्रदान करती है। और कवकों में जो है कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत पतली, लचीली, अर्ध पारगम्य होती है तथा चयनात्मक पारगम्यता का गुण भी दर्शाती है। अर्ध पारगम्य, चयनात्मक पारगम्यता जैसे गुण जो है कोशिका झिल्ली में पाई जाती है, और ये एक पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है। जंतु कोशिका में यह बाहरी आवरण बनाती है, जबकि पादप कोशिका में यह कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है। यानी कोशिका झिल्ली जो है कोशिका भित्ति के अंदर पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो है बाहरी आवरण के रूप में कार्य करती है। कोशिका झिल्ली के सिंगर निकोल्सन के तरल मोज़ेक सिद्धांत के अनुसार फॉस्फोलिपिड के 2 स्तर की बनी होती है, जिसमें बीच बीच में एवं सतह पर प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका को निश्चित आकार एवं सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका में गैसों जैसे CO2 एवं O2 का बाह्य पर्यावरण से आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो पूछता है कि कोशिका में गैसों जैसे CO2 या ऑक्सीजन का जो बाह्य पर्यावरण से आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है, तो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें पदार्थ जैसे गैस के अणु अपने उच्च सांद्रता यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से निम्न सांद्रता यानी लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर स्वतः ही विसरित होते हैं। जब तक दोनों ओर की सांद्रता समान न हो जाए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। यानी विसरण प्रक्रिया के द्वारा जो है कोशिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, और ये जो है इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका में जल एवं जल के विलयशील पदार्थों का परिवहन प्रासरण द्वारा होता है। यानी अगर गैसों का परिवहन कहा जाए तो विसरण द्वारा होता है, जबकि जल एवं जल में विलयशील पदार्थों का जो परिवहन प्रासरण के द्वारा होता है कोशिकाओं में।
प्रासरण जल या विलायक के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमानेबल मेम्ब्रेन एसपीएम के आर पार इसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है। इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर है जीव द्रव। यह कोशिका का आधार द्रव है। जीव द्रव क्या है? यह कोशिका का आधार द्रव है जहाँ जीवन के लिए आवश्यक अधिकांश उपापचयी अभिक्रियाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होती है एवं भिन्न पदार्थों का आदान प्रदान करती है। यानी जीव द्रव में कोशिकाओं का आधार द्रव है। जीव द्रवों में कोशिकाओं का आधार क्या है? द्रव है, जहाँ जीवन के लिए आवश्यक अधिकांश उपापचयी अभिक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होती है। ब्रिटिश जीव विज्ञानी हेक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव को किसने कहा है? तो हेक्सले के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? हेक्सले के द्वारा कहा गया है। दो निकटवर्ती कोशिकाओं के जीव द्रव कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति में उपस्थित छिद्रों प्लाज्मोडेस्मेटा द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं एवं परस्पर पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। दो निकटवर्ती जो कोशिकाओं के जीव द्रव होते हैं वो कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। इसमें दो भागों में बांटा जा सकता है। इसको जो है दो भागों में बांटा जा सकता है। जीव द्रव को कौन कौन से दो भाग में बांटा जा सकता है? एक तो कोशिका द्रव के रूप में जो संपूर्ण कोशिका में फैला होता है, तथा दूसरा केंद्रक द्रव के रूप में जो कि केंद्रक के अंदर फैला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर है कोशिकांग। कोशिकाओं में अनेक प्रकार की उपापचयी क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं को समुचित रूप से क्रियान्वित करने हेतु कोशिका द्रव्य स्तर पर श्रम विभाजन पाया जाता है। अर्थात प्रत्येक विशिष्ट उपापचयी कार्य को करने के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है। इन्हीं कोशिकीय कार्य विशिष्ट संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। यानी किसी भी कार्य को करने के लिए, कोशिका के संचालन के लिए, कोशिका क्रियान्वयन के लिए कुछ अंग की जरूरत होती है, उसी को कोशिकांग कहा जाता है। देखते हैं, कोशिका में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांग निम्नवत हैं। यानी जो कोशिका में पाए जाते हैं कोशिकांग, उनको निम्न रूप से हम लोग देख सकते हैं। पहला नंबर पर केंद्रक। तो पूछा जाता है कि केंद्रक जो है यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है और इसकी खोज 1831 ईस्वी में स्कॉटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन जी के द्वारा जो है 1831 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की खोज की गई थी। केंद्रक यानी न्यूक्लियस को देखने के लिए कोशिका को आयोडीन विलयन या सैफरेनिन या मिथाइलिन ब्लू जैसे अभिरंजकों से अभिरंजित कर सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रक निम्न प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। यानी केंद्रक जो बना होता है, निम्न प्रकार की संरचना केंद्रक के अंदर पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, क्रोमैटिन जालक वगैरह पाया जाता है। जैसे केंद्रक झिल्ली, यह केंद्रक का बाह्य आवरण होता है, जबकि द्विस्तरीय होता है। इसमें पदार्थों के आदान प्रदान हेतु छोटे छोटे छिद्र होते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि द्विस्तरीय होते हैं। केंद्रक द्रव, यह केंद्रक का आधार द्रव है, यानी मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है, जिसमें डीएनए और आरएनए आदि पाए जाते हैं। तो केंद्रक के द्रव में जो है क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? तो डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं आधार द्रव। क्रोमैटिन जालक, यह क्रोमैटिन के तंतुओं का गुच्छा होता है जो कि डीएनए एवं क्षारीय हिस्टोन प्रोटीनों से मिलकर बना होता है। यह कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर गुणसूत्र बनाता है। डीएनए में कोशिकाओं के कार्यों व संगठन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं पाई जाती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो पूछा जाता है कि जीन क्या है? तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। केंद्रिका यानी न्यूक्लियस, यह एक गोलाकार या अंडाकार संरचना है जो राइबोसोम का निर्माण करती है। तो पूछा जाता है कि केंद्रिका क्या है? यह एक गोलाकार या अंडाकार संरचना है जो राइबोसोम का निर्माण करती है। केंद्रक कोशिकाओं की सभी उपापचयी क्रियाओं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष या मस्तिष्क भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कोशिकाओं का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है।
केंद्रक क्रोमैटिन की उपस्थिति के कारण आनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है एवं कोशिकाओं विभाजन यानी सेल डिवीजन में मुख्य रूप से भाग लेता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है कोशिका का अंग है कोशिकांग, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसमें बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है जबकि आंतरिक झिल्ली वलित होकर उंगली नुमा प्रवर्धा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि क्रिस्टी किसका एक भाग है, तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का एक भाग है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये इसके बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है जबकि आंतरिक झिल्ली वलित होकर उंगली नुमा प्रवर्धा बनाती है और इसी उंगली नुमा प्रवर्धा को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है। इन क्रिस्टी पर केंद्र की ओर F1 कण या प्रारंभिक कण पाए जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ETS द्वारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP का उत्पादन होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली घर कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है जिसमें केंद्रीय आधार द्रव मैट्रिक्स में 70S राइबोसोम DNA एवं स्वसंश्लेषित प्रोटीन पाए जाते हैं, अतः यह अपनी प्रतिकृति बना सकता है। यानी ये जो अर्ध स्वायत्त होता है कोशिकांग है और इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लवक। नेक्स्ट जो है कोशिकांग जो है वो लवक के रूप में हम लोग देख सकते हैं। लवक यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। रंगों के आधार पर लवक निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन लवक होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और ओवर्णी लवक। और कौन से होते हैं, ओवर्णी लवक। हरित लवक यह पत्तियों एवं हरे तने में पाए जाने वाला हरे रंग का लवक है जिसमें प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, वर्णक यानी पिगमेंट पाया जाता है। भोजन का निर्माण करने के कारण कोशिका का रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। तो कोशिका का रसोई घर कौन सा हो गया, हरित लवक। कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखते हैं हरित लवक के बाद वर्णी लवक है। यह पादप के रंगीन भागों में पाया जाता है जैसे फल, फूल, रंगीन पत्तियों आदि में। यह हरित लवक कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से पत्तियों और हरे तने में पाया जाता है, जबकि वर्णी लवक फूल, फल और रंगीन पत्तियों में पाया जाता है। जबकि ओवर्णी लवक जो है यह पादप के रंगहीन भागों में पाया जाता है जो कि भोजन का संचय करता है जैसे जड़ और तना। नेक्स्ट देखते हैं अंतःपरद्रवी जालिका। अंतःपरद्रवी जालिका इसके बारे में देखते हैं। यह नलिकाओं यानी ट्यूबल्स एवं थैली नुमा संरचना का एक जटिल तंत्र है जो केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैला रहता है। राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। यानी अंतःपरद्रवी जालिका जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका और एक होती है चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका। यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका है जिसको RER शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं। इसमें सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ER खुरदरी दिखाई पड़ती है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका, इसमें सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता जिस कारण यह चिकनी दिखाई देती है। यह वसा या लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है। यानी चिकनी अंतःपरद्रवी जालिका वसा या लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है, जबकि खुरदरी अंतःपरद्रवी जालिका सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कोशिकांग है राइबोसोम। यह प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली झिल्ली विहीन सूक्ष्म संरचनाएं हैं। इसी कारण इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। यह RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं। तो पूछा जाता है कि राइबोसोम किसका बना होता है, तो RNA एवं प्रोटीन के बने होते हैं तथा 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। तो तथा 70 और 80 प्रकार के
पाए जाते हैं, जिसमें S जो है वो श्वेडबर्ग यूनिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण जो कि कोशिकांग का ही भाग है, यह उच्च पादपों एवं जंतुओं में अंतःपरद्रवी जालिका से जुड़ी हुई महीन कणविहीन व चिकनी नलिका या गुच्छा पाया जाता है, जिसे गोल्जी काय या डिक्टियोसोम यानी पादपों में कहते हैं। तो गोल्जी काय क्या है? उच्च पादपों व जंतुओं में अंतःपरद्रवी जालिका से जुड़ी हुई महीन और कणहीन व चिकनी नलिका का गुच्छा है, जिसे गोल्जी काय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यह ईआर द्वारा संश्लेषित पदार्थों को पैक करके कोशिका के अंदर या बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेजकर पदार्थों के परिवहन को सुगम बनाता है, इसलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहते हैं? गोल्जी काय को कहते हैं। गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय को कह सकते हैं कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। यह जटिल शर्करा का निर्माण, हार्मोन्स, गोंद, रेजिन का स्रवण, आयनों का अवशोषण, प्राथमिक लयनकाय का निर्माण, शुक्राणु के अग्री पिंडक का निर्माण आदि कार्य करता है। गोल्जी उपकरण के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो यह रेजिन का स्रवण, गोंद, हार्मोन, शर्करा का निर्माण, आयनों का अवशोषण, प्राथमिक लयनकाय का निर्माण इत्यादि जैसे कार्यों को करता है। आगे देखते हैं कोशिकांग में लयनकाय। लयनकाय क्या है? इस एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, यानी लयनकाय में क्या पाया जाता है? पाचक एंजाइम। और लयनकाय को ही इंग्लिश में लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य रूप से जो एग्जाम में देखने को मिलता है वो लाइसोसोम के नाम से मिलता है। तो इस एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, आर में संश्लेषित होते हैं, अंतःपरद्रवी जालिका में संश्लेषित होते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थों, बाहरी पदार्थों जैसे जीवाणु, भोजन के कणों, मृत या पुरानी कोशिकांगों आदि का पाचन करता है। कौन? लाइसोसोम जो है अपशिष्ट पदार्थों, बाहरी पदार्थों, जीवाणु जैसे में भोजन के कणों, मृत या पुरानी कोशिकाओं आदि का पाचन करता है। कौन? लाइसोसोम। यदि किसी दुर्घटनावश लयनकाय यानी लाइसोसोम फट जाता है तो यह स्वयं की कोशिका का पाचन कर देता है, अतः इसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग के नाम से किसे जाना जाता है, या कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रसदानी या रिक्तिका। रसदानी या रिक्तिका यह एकल कला यानी टोनोप्लास्ट से घिरी संग्राहक थैली है, जिसमें भोजकन, वर्णक, जल, अपशिष्ट आदि भरे होते हैं, इसलिए इसे कोशिका भंडार गृह या कोशिका का कचरा पात्र भी कहा जाता है। यह पादप कोशिकाओं में प्रायः एक ही होती है एवं कोशिका का 50 से 90% भाग घेरती है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित या छोटी छोटी होती है। तो यह मुख्य रूप से जो रसदानी या रिक्तिका है वो किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में ये बहुत छोटी आकार की होगी या अनुपस्थित होगी। आगे देखते हैं अमीबा। यह खाद्य धानी यानी फूड व्हीकल के रूप में भी कार्य करती है। यह अतिरिक्त जल एवं अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालती है। कौन? रसदानी। अमीबा में जो है मुख्य रूप से रसदानी क्या कार्य करती है? ये खाद्य धानी यानी फूड व्हीकल के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं साइटोपंजर। साइटोपंजर यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन की बनी सूक्ष्म तंतुओं तथा नलिकाओं का विस्तृत जाल के रूप में फैला होता है। कोशिकाओं में मिलने वाला साइटोपंजर यांत्रिक सहायता, गति व कोशिका के आकार को बनाए रखने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तारक काय एवं तारक केंद्र। तो तारक काय या तारक केंद्र क्या होता है उसको देखते हैं। तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। यह अक्रिस्टलीय एमोर्फियस परिकेंद्रीय द्रव से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्रिक तारक काय में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। प्रत्येक तारक केंद्र त्रिक तंतुओं यानी ट्रिपल फाइबर्स के 9 समूहों से मिलकर बना होता है। यह त्रिक
तंतु मध्य नभी यानी हब के चारों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक त्रिक तंतु में तीन सूक्ष्म नलिकाएं एक रेखा में स्थित होती हैं। तारक केंद्र पक्षमाप यानी सीलिया व कोशिका भित्ति का आधार काय बनाता है और तर्क तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तुर्क उपकरण बनाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जंतु एवं पादप कोशिकाओं में मुख्य रूप से अंतर क्या है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर को देखते हैं। अगर कला संगठन के रूप में देखा जाए, कला संगठन के रूप में, तो जंतु कोशिका में कोशिका कला के बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में जो है केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक है वो एक तरफ पाया जाता है। जंतु कोशिका के गुणसूत्र जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जबकि पादप कोशिका के गुणसूत्र बड़े होते हैं। जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में कम संख्या में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ का कार्य करता है? ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो मनुष्य ज़्यादा चलता फिरता है, इसी के लिए इसको अधिक ज़रूरत है ऊर्जा की, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। जबकि पादप स्थित रहते हैं पेड़ पौधे, इसलिए इन्हें कम ऊर्जा की जरूरत होती है। लवक के रूप में देखा जाए तो जंतु कोशिका में लवक जो है वो अनुपस्थित होते हैं, जबकि पादप कोशिका में लवक उपस्थित होते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। नेक्स्ट देखते हैं अंतःपरद्रवी जालिका। अंतःपरद्रवी जालिका अधिक मात्रा में एवं पास पास होती है, जबकि इसमें जो है पादप कोशिका में कम तथा दूर दूर होती है। लाइसोसोम जो है उपस्थित रहता है जंतु कोशिका में, जबकि जो है पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है। तो लाइसोसोम जंतु कोशिका में उपस्थित रहेगा और पादप कोशिका में अनुपस्थित रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका चक्र। नेक्स्ट है कोशिका चक्र। कोशिकीय घटनाओं का वह क्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम के 2 गुणन एवं अन्य संघटकों के संश्लेषण के पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, कोशिका चक्र कहलाता है। जीवाणुओं में कोशिका चक्र की अवधि जो होती है वो 20 मिनट होती है, जबकि ईस्ट में कोशिका चक्र की अवधि 90 मिनट, जबकि मानव में जो कोशिका चक्र की घटना होती है वो कितने देर में होती है? 24 घंटे में। कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था कौन सी है? तो अंतरा अवस्था। अंतरावस्था क्या हो गया? अंतरावस्था कोशिकाओं की विश्राम अवस्था होती है, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है। अंतरावस्था क्या है? इंटरफेज क्या है? कोशिका की विश्राम अवस्था है, जिसमें कोशिका विभाजित नहीं होती है, और इसकी भी 3 परिस्थितियां हैं। पहली है पश्चिम सूत्री वृद्धि प्रावस्था, संश्लेषण प्रावस्था और पूर्वी सूत्री वृद्धा अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था यानी मेटोस एम्फेज में केंद्रक एवं कोशिका द्रव विभाजन द्वारा कोशिका विभाजित होता है। पुरानी या मार्त कोशिकाओं के 2 भागों में बंटकर 2 नई संतति कोशिकाओं के निर्माण करने की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। मानव में कोशिका विभाजन का समय 1 घंटे का होता है, और ये जो विभाजन होता है ये 2 प्रकार से होता है। ये मुख्य रूप से जानना चाहिए कि मानव में जो है कोशिका विभाजन कितनी देर में होता है? 1 घंटे में होता है। और कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कौन कौन? एक समसूत्री विभाजन और दूसरा क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या है? समसूत्री विभाजन में एक मार्त कोशिका से 2 संतति कोशिका बनती है, इसमें संतति कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या मार्त कोशिका के समान ही होती है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं जैसे गाल की कोशिका, प्याज के मूलाग्र कोशिका आदि में पाया जाता है। तो पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? तो प्याज के मूलाग्र कोशिका में कैसी विभाजन पाया जाता है? तो समसूत्री विभाजन पाया जाता है। यह विभाजन अलैंगिक जनन जैसे अमीबा, जीवाणु आदि एवं क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत तथा वृद्धि में सहायक होती है। समसूत्री विभाजन जो है वो लैंगिक जनन जैसे अमीबा, जीवाणु आदि में एवं क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत तथा वृद्धि में क्या होती है? सहायक होती है।
इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। इसमें विचारावस्था है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्य अवस्था। दूसरा देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरणों में एक मात्र कोशिका से 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका की क्या होती है? आधी होती है। यह विभाजन जननांगों की जनन कोशिकाओं जैसे परागकोश, वृषण, अंडाशय आदि में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो है अर्धसूत्री विभाजन किस में पाया जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो है जननांग कोशिकाओं में यानी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। यह विभाजन अगुणित युग्म निर्माण द्वारा लैंगिक जनन में सहायक होती है। इसमें जीन विनिमय के कारण आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन मुख्य रूप से किसमें होगा? जनन कोशिकाओं में होती है, जबकि जो है समसूत्री विभाजन जो है वो लैंगिक जनन के रूप में होती है, जैसे अमीबा, जीवाणु आदि में होती है। यह ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि में भी सहायक होती है, जबकि इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और इसी तरीके से आगे भी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।